25% भारतीयों को लगता है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस से कम नेपोटिस्टिक है, परिवारवाद इसमें कम है। 24% लोगों को लगता है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के समान ही नेपोटिस्टिक है। दूसरी ओर जो एक बहुत अहम डेटा है, 79% इंडियंस को लगता है कि भारत सभी धर्मों को बिलोंग करता है, यानी कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं था, नहीं है। 11% लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बिलोंग करता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में 59% लोगों का मानना है कि जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, अभी भी पंजाब और हरियाणा के बीच में जो प्रोटेस्ट चल रही हैं, कि वो डिमांड्स जेन्युइन है और उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। 16% मानते हैं कि ये दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक कंस्पिरेसी है, एक साजिश है। नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास सीरीज समझिए में। मैं स्मिता शर्मा हूं, जहां हम बात करते हैं नेताओं से, एक्सपर्ट्स से और तमाम इस वक्त जो भारत की सुगबुगाहट है यहाँ चुनावों से जुड़ी हुई, वो आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। और भारत की एक जो लीडिंग रिसर्च सोशल सर्विस ह्यूमैनिटीज़ इंस्टीट्यूट है, CSDS, लोकनीति CSDS, उन्होंने एक प्री पोल सर्वे जारी किया है जिसमें लगभग 10,000 लोगों के साथ रैंडम पोलिंग की गई है। इसके काफ़ी दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। लेकिन दूसरे और जो तमाम दिलचस्प फिगर्स हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हम हमारे साथ जोड़ लेते हैं प्रोफेसर संजय कुमार। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही सेफोलॉजिस्ट हैं और CSDS प्रोफेसर हैं और को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS के। अगर मैं सबसे पहले शुरुआत कर सकूं, क्योंकि इसकी जो सैम्पल साइज़ है वो 10,000 की है, थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को बता सके कि एक 140 करोड़ के 1.4 बिलियन के देश के लिए आप इस तरह के सैम्पल साइज़ को कैसे एक्सट्रापोलेट करते हैं, इस डेटा को कैसे आप समझते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक भ्रांति है कि बड़ा से बड़ा सैंपल लेंगे तभी आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। ज़रूरत है बड़े सैंपल की नहीं, ज़रूरत है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होने की। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है जिस तरह का वोटर का एक तरह से सैंपल है, उसी तरह का सैंपल आपके सर्वे में भी होना चाहिए। ये 10,000 का सैंपल है, 19 राज्यों में सर्वे किया गया है। और अगर आप ये 10,000 मतदाताओं के प्रोफाइल को देखेंगे तो इसमें ग्रामीण शहरी मतदाता का वही अनुपात है जैसा देश के मतदाताओं का अनुपात है। अगर हम पुरुषों और महिलाओं की बात करें, अलग अलग धर्म के मतदाताओं की बात करें, अलग अलग जाति के मतदाताओं की बात करें और अलग अलग आयु वर्ग के मतदाताओं की बात करें, तो 10,000 के सैंपल में इनका प्रतिनिधित्व लगभग उतना ही है जितना देश के कुल मतदाताओं में है। इसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो। और हमारा भरोसा है, हम लोगों ने पिछले 25 साल में लगातार हम सर्विस करते रहे हैं, छोटे सैंपल बट केयरफुली क्राफ्टेड। जैसे हम काफ़ी दफ़ा एग्जिट पोल्स में कहते हैं ना कि मार्जिन एरर है, स्विंग फैक्टर है, क्या वो इस तरह के प्री पोल सर्वे में भी बैठता है? बिल्कुल, हमेशा होता है। लेकिन देखिए, प्री पोल सर्वे बताता क्या है, आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये नहीं बता रहे कि जब 4 जून को गिनती होगी तो नतीजे यही आएंगे। आंकड़े ये बता रहे हैं आज ऐसी स्थिति है, अभी पहला वोट पड़ा भी नहीं है, पहला वोट पड़ने में भी अभी समय है और 7 चरणों में चुनाव होंगे। चीज़ें बदल भी सकती हैं, लेकिन ये आज की स्थिति बता रहा है। इसमें मैं शुरुआत करना चाहूँगी सर 2 डेटा सेट के साथ में। एक जो ये कहता है कि क्यों लोग नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा से चुनना चाहते हैं, उसमें 42%, 42% लोगों ने कहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। 18% लोग कहते हैं कि उनको काफ़ी सारी जो ऐसी लाभार्थी जैसी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे उनको हासिल हुई है, काफ़ी मुनाफा हुआ है। 10% मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ग्रेट लीडर हैं। 8% लोगों को लगता है कि राम मंदिर का बनना अपने आप में ऐतिहासिक था और 6% लोगों को लगता है कि 370 जो एब्रिगेशन हुआ आर्टिकल का जम्मू कश्मीर से, उसको वो वजह मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आपके लोग हैं जो कहते हैं कि ये सरकार को री-इलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनमें से 32% लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है, लोगों की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 20% लोग महंगाई से परेशान हैं, राइजिंग प्राइसेस से, और 11% लोगों को लगता है कि उनकी इनकम लेवल्स कम हो गई है। क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है सर आपको इन डेटा सेट्स में? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आपने पहले बड़े आंकड़े का जिक्र नहीं किया, 45% लोग कहते हैं कि सरकार को दोबारा चुन के आना चाहिए और तकरीबन 35% लोग कहते हैं कि सरकार दोबारा चुन के नहीं आनी चाहिए। तो दोनों विचारधारा हैं, दोनों विचार हैं इस सरकार के बारे में, ओपिनियन दोनों हैं। कुछ लोग कहते हैं सरकार ने अच्छा कामकाज किया, और जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, ऐसे लोग जो कहते हैं सरकार को दोबारा चुनूंगा या चुनना चाहता हूं या चुन के आना चाहिए, वैसे लोगों में बड़ी संख्या में लोग कहते हैं विकास का काम हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई राम मंदिर का निर्माण हुआ, और कुछ कहते हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी एक
बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये सरकार दोबारा जीते। लेकिन वो 35% मतदाता जो कहते नहीं मैं नहीं चाहता ये सरकार दोबारा जीत के आए, उन लोगों के कंसर्न्स अलग हैं। वो कहते हैं मैं क्यों इस सरकार को दोबारा चाहूँ, जिस सरकार, और उनके रीजंस बहुत साफ है। कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और देश में जो विकास के कार्य हैं वो धीमे हुए हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं। अगर एक ही ओपिनियन हो सरकार के बारे में तब तो सरकार 543 में से 500 सीटें जीत जाए। ऐसा होने की स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती। बीजेपी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की, उस वक्त भी बीजेपी को 37% वोट मिले थे। इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। वही स्थिति आज भी बनी हुई दिखाई पड़ती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं यहाँ पर 543 लोकसभा सीट्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं। और यहाँ जो मोदी सरकार के बहुत बड़े फेलियर्स के बारे में बात की गई है, जो इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि यहाँ आप देखें सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो नारा है वो है मोदी की गारंटी। और कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें खास करके जॉब्स के मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उसमें तवज्जो दी गई है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर देश में इस वक्त काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स इस बार ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिली है, प्लेसमेंट का सिचुएशन डाउन है। तो ऐसे में कम से कम आपके 62% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि आज की तारीख में नौकरियां ढूंढनी पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा तबका है सर, जो इसको आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ इशू? क्या अनएम्प्लॉयमेंट आपको लग रहा है इस बार का एक बड़ा वोटिंग इशू है? आंकड़े ये नहीं बता रहे हैं कि वोटिंग इशू है या नहीं है। हमने इसके जो कहते हैं विश्लेषण करके देखने की कोशिश की और ऐसा लगा नहीं कि इन्हीं आंकड़ों, इसी मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। लेकिन घूम फिर करके आप सवाल जैसे भी पूछें, ऐसे लोग जो इस सरकार को दोबारा चुन के नहीं चाहते आना, ऐसे लोग जो सरकार को वोट नहीं करेंगे, जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, कुल मिला करके उनके लिए सबसे बड़े कंसर्न क्या है? वो ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आप चाहे कान कहते हैं इधर से छू लें या उधर से छू लें, ये दो मुद्दे घूम फिर कर सामने आ रहे हैं। नौकरी पाना मुश्किल है, मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। जब एक सवाल पूछा कि सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? बेरोजगारी। ऐसे लोग जो कहते हैं सरकार को हम दोबारा चुनना नहीं चाहते, किस कारण? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ये एक हकीकत है और मुझे लगता है आज की सरकार को, बीजेपी सरकार को उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सिर्फ 27% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये दरअसल एक इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे डेटा इंडिकेटर्स जिसका जिक्र कर रहे हैं संजय जी, उसमें बार बार इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, पावर्टी का मुद्दा है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि लगभग 55% लोगों को लगता है कि करप्शन दरअसल बढ़ गया है, जबकि मोदी जी यहाँ लगातार जब से आए हैं पिछले 10 सालों से ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एंटी करप्शन का उनका नारा रहा है। आज की तारीख में जितने ऑपोजिशन लीडर्स को जेल भेजा जा रहा है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, जगह जगह दिल्ली शहर में आपको पोस्टर्स दिखेंगे जहां कहा गया है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो ये कितना सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स इसको आप मानते हैं सर? ये कितना एक क्या ट्रेंड में चेंज देखने को मिल रहा है? देखिए 2019 में भी हमने ये सवाल पूछा और ये सवाल हम बराबर पूछते रहते हैं और ये लाजमी है क्योंकि सरकार है, सरकार के बारे में कई तरह के आरोप लगते हैं। तो 19 की तुलना में आज ज़्यादा संख्या में लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है इसका अर्थ सीधा सीधा ये नहीं निकालना चाहिए कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उंगली उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी दागदार दिखाई पड़ते हैं, बेदाग दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लगता है लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। ये जो आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं कि करप्शन बढ़ा है, मुझे लगता है ये हमारे आम जीवन में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, आप पासपोर्ट के दफ्तर जाएं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएं, आप पुलिस थाने जाएं, कोई भी सरकारी दफ्तर जाएं, छोटे मोटे काम कराने के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं या तमाम तरह की असुविधाएं होती हैं जिससे आपको लगता है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। शायद ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये किसी भी तरह से इस ओर इशारा नहीं करता कि लोगों की आस्था प्रधानमंत्री मोदी पर कम हो रही है। अभी भी लोग प्रधानमंत्री मोदी को एक पॉपुलर लीडर मानते हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि उनकी छवि एक ईमानदार नेता की है। एक इंटरेस्टिंग डेटा सेट है सर यहाँ पर, जो मोस्ट एडमायर्ड वर्क ऑफ नरेंद्र मोदी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 9% लोग कह रहे हैं, राम मंदिर अयोध्या में वो 23% लोग कह रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व जो है वो 5% कह रहे हैं।
तो ये हम कैसे कोरिलेट करें कि हिंदुत्व वाला जो परसेंटेज है वो इसको कम परसेंटेज है, और क्या ये जो डेटाबेस है ये बीजेपी सपोर्टर्स का डेटा सेट है या मिक्स डेटा सेट है? नहीं, ये सारे जो 10,000 मतदाता हैं जिनका हमने सर्वेक्षण किया उन सब का डेटा है। अब हिंदुत्व और राम मंदिर ये ओवरलैपिंग कैटेगरी है। आप जैसे ही हमने कहा, अब हिंदुत्व वो एक कंक्रीट चीज़ नहीं है। ऐसा है कि आप लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदुओं की स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन राम मंदिर एक कंक्रीट चीज़ दिखाई पड़ती है। तो पूछते हैं उपलब्धि सबसे बड़ी क्या है, क्योंकि उन्हें राम मंदिर दिखाई पड़ता है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। लोगों के जहन में है जो काम 500 साल में नहीं हो पाया, नरेंद्र मोदी सरकार ने वो काम कर दिखाया। राम मंदिर का निर्माण हो गया और अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर देखने जा रहे हैं। सर, जहाँ तक अब वोट शेयर का सवाल है, इसमें बीजेपी का जो नॉर्थ एंड वेस्ट का वोट शेयर है वो सिर्फ 1% डिक्लाइन हुआ है, यानी कि उत्तरी और पश्चिमी देश राज्यों में 2019 में 48% था, अभी 47% शो कर रहा है। इंटरेस्टिंग है कि साउथ में 2019 में ये 18% था, इस दफा 25% दिखा रहा है, जबकि टेक्निकली अभी भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सदर्न स्टेट्स में अपना खाता ठीक से खोलने की। वोट शेयर आपको लगा ये, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें वहाँ कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, कांग्रेस नॉर्थ से गायब हो रही है, साउथ में एटलीस्ट उनका कुछ दबदबा है, तो ये वोट शेयर बढ़ना क्या सीटों में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, बड़ी बात क्या है, अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखें तो बीजेपी के लिए इस वक्त हमारा अनुमान 40% का है और कांग्रेस के लिए अनुमान 21% का है। कांग्रेस के अलायंस के लिए 13% का अनुमान है और बीजेपी अलायंस के लिए 6% का, हाँ 6% का अनुमान है। फासला बड़ा है। आपने उत्तर और पश्चिम राज्यों का जिक्र किया, जिसके आंकड़े हम लोगों ने पेश किए, 1% की गिरावट दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब यह है बीजेपी उत्तर के राज्यों में होल्ड कर रही है। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि इस बात की बार बार चर्चा हो रही है कि बीजेपी पीक कर चुकी है उत्तर के राज्यों में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन 2014 और 2019 में बहुत अच्छा रहा था। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीत ली थी और वोट प्रतिशत 50 से भी ऊपर था। तो इस बात की बार बार चर्चा हो रही है कि बीजेपी मैक्सिमम पहुंच चुकी है 2019 में और इन चुनाव में उनके नीचे आने की गुंजाइश है। कम से कम ये सर्वे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी होल्ड कर रही है। बीजेपी का जनाधार उत्तर में और पश्चिम भारत में गिरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। रही दक्षिण की बात, दक्षिण के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी अपना खाता दक्षिण में खोल पाएगी। दक्षिण का मतलब कर्नाटक में उनकी स्थिति पहले से भी अच्छी है। पिछले चुनाव में उनके पास 26 सीटें कर्नाटक में उन्होंने जीता था। तेलंगाना में भी बीजेपी की 4 सीटें थी। लेकिन दक्षिण के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और इन चुनाव में बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही है केरल और तमिलनाडु में पैर पसारने के लिए। आपने देखा साउथ में हमारा असेसमेंट है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, 18 से 25, 7-8% का इजाफा हो रहा है और ये बड़ी संख्या में ये तमिलनाडु से आता हुआ दिखाई पड़ता है, काफ़ी हद तक केरल से भी आता हुआ दिखाई पड़ता है। बीजेपी का वोट प्रतिशत कर्नाटक में तो पहले ही ऊंचा रहा है, तेलंगाना में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है। ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि बीजेपी अपना खाता क्या तमिलनाडु में खोल पाएगी, क्या केरल में खोल पाएगी, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ रही है। जहां तक तेलंगाना की बात है, मुझे लगता है तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। पिछले 2019 के चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी के पास 4 सीटें थी। आश्चर्य नहीं होगा अगर बीजेपी की सीटें डबल हो जाए। तेलंगाना में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई पड़ रहा है और बीआरएस जो है, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी, अभी चुनाव हार गई है और कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर बीआरएस का बिल्कुल सफाया होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीआरएस की इनफैक्ट जो नेता है कि कविता, वो इन दिनों जेल में है लिकर पॉलिसी स्कैम में। पहले ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, फिर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। और तेलंगाना तो ये भी बहुत सामने उभर रहा है कि भले ही असेंबली इलेक्शंस में कुछ स्टेट्स में बीजेपी को नुकसान हुआ हो, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है जब आप राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस डेटा के हिसाब से या जो भी मूड है, ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर ही रेफरेंडम होगा? हाँ बिल्कुल। अभी तो 2024 के चुनाव का हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आप 18-19 के चुनाव को देखें और 19 के बाद के चुनाव को भी देखें, ये बहुत स्पष्ट है। राज्यों के चुनाव में लोग अलग तरह से वोट कर रहे हैं और केंद्र के चुनाव में लोग अलग तरह से वोट कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए,
बीजेपी की 3 राज्यों में हार होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस को उम्मीद थी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए तो हुआ क्या, 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीत गई, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट को छिंदवाड़ा छोड़कर बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली और छत्तीसगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई, 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई। तो और कई ऐसे राज्य हैं, दिल्ली का अगर क्या हम जिक्र करें, 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, बड़ी जीत होती है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सफाया 7 की 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में। तो दक्षिण की अगर हम बात कर रहे हैं तो भले ही दक्षिण के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में और तेलंगाना में। कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या न रही हो। मैं लोकसभा के चुनाव का जिक्र कर रहा हूँ। तो भले ही कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है। और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में भी बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है कि लोग अलग तरह से वोट कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, इसका एकमात्र फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के वोटरों में तकरीबन 1/3 वोटर ऐसे हैं जो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं। मुझे लग रहा है 2014 एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रहा है, भले ही उनकी ओवरऑल जो बीजेपी को एक सवाल पूछा था आपने कि नरेंद्र मोदी को एक दूसरा चांस मिलना चाहिए या नहीं, 2019 में ये 47% था, इस दफा 3% कम होकर 44% है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का मूड कहीं कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि फासला अभी भी उन लोगों के बीच में देखें, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि सरकार दोबारा चुन के आए और ऐसे वोटर जो चाहते हैं कि सरकार दोबारा ना जीते, इनमें अभी भी फासला 10% का है। तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ती है, सरकार के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। सरकार के अलग अलग कामकाज का जिक्र करें, उस पर सरकार को एक थम्स अप मिलता है और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रेफरेंडम होता हुआ 2024 का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि एक दिलचस्प फैक्टर ये भी आया है कि आमतौर पर जो सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार वाले जो सूची है उसमें नरेंद्र मोदी अभी भी बाकायदा पोल पोजीशन पर बने हुए हैं, काफ़ी फासला है। सेकंड पोजीशन पर राहुल गांधी हैं और उनके काफ़ी पीछे सिर्फ 3% लोगों ने कहा है। किसी ने कहा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी सलाखों के पीछे हैं लिकर पॉलिसी स्कैम में, शायद 3% लोगों ने ममता बनर्जी को कहा है जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो राहुल गांधी के नजरिए से हालांकि अभी डिफरेंस अभी भी काफ़ी है, लेकिन क्या उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है लोगों में एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसको 2014 और 2019 के आंकड़ों से तुलना करें तो भारत जोड़ो 1 जो था, इसके बाद राहुल गांधी की छवि में इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। 2014 और 19 के चुनाव में जब ये सवाल पूछा गया, उस वक्त इनकी रेटिंग 20% से नीचे थी, 18-19% थी। इस वक्त 27% है। आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच फासला अभी भी बहुत बड़ा है, 47 और 27, लगभग 20% का फासला है। क्या ये फासला राहुल गांधी अगले 2-3 महीने में पाट पाएंगे? मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल उनकी छवि साफ और एक दमदार नेता के रूप में लोग उन्हें अभी भी पसंद कर रहे हैं। 47% नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं, 20% का गैप है राहुल गांधी के साथ। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किया था और फिर भारत न्याय यात्रा निकाला कि मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। सर, लास्ट सवाल आपसे जो जानना चाहूँगी मैं, इतने यूथ इश्यूज़ को इस डेटा ने हाईलाइट किया है, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, क्या ये एक साइलेंट वोट ही बनकर रह जाएगा? क्या ये साइलेंट वोट एक एंग्री वोट में तब्दील हो सकता है? इस वक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कई बार हमने देखा है। 77 के चुनाव को देखें, 89 के चुनाव को देखें, जब वीपी सिंह की लहर थी, मंडल कमीशन के बाद का, मंडल कमीशन के पहले का चुनाव, लेकिन उस वक्त बोफोर्स घोटाले की चर्चा हो रही थी और युवा सड़क पर थे, युवा में आक्रोश दिखाई पड़ता था। और दोनों ऐसे चुनाव थे जब सत्ता परिवर्तन हुई। 77 में इंदिरा गांधी हार जाती हैं और एक इतने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार जाते हैं। यूथ ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और यूथ में एक एंगर दिखाई पड़ता था। इस वक्त ऐसा कोई एंगर दिखाई नहीं पड़ता, डिसएंचैनमेंट थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाई पड़ता, एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है। इस बात का जिक्र इलेक्शन कमीशन भी कर रही है और हमारे आंकड़ों में भी नज़र आता है
कि अगर आप 100 युवाओं की बात करें और ऐसे युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर हो सकते थे 18 से 22 साल की उम्र में, उनमें से एनरोलमेंट सिर्फ 40% लोगों का है। कहने का मतलब 100 ऐसे युवा जो इस वक्त वोट देने की उम्र में हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 लोगों ने ही अपना नाम दर्ज कराया है। अगर एंगर होता या बहुत उत्साह होता सरकार के प्रति, तो अपेक्षा की जाती है कि ऐसे युवा आगे बढ़कर अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज कराते। ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। दोनों संकेत नहीं मिलते, न तो संकेत मिलते हैं आक्रोश का, न ही बहुत उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी सरकार के लिए। खैर, और ये भी आई थिंक दर्शकों को याद रखना ज़रूरी है कि हम जब 77 या 89 के इंडिया की बात करते हैं, ये इंडिया अपने आप में बहुत अलग भी है। जो 2024 का इंडिया पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है बदल भी चुका है। इसमें काफ़ी सारे सामाजिक और राजनीतिक जो मुद्दे हैं, पहलू हैं, वो भी काफ़ी बदल चुके हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो VOA इंडिया के इस खास सीरीज़ समझिए को आप फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, ताकि हम और इन डेप्थ जो इंटरव्यूज़ हैं पॉलिटिकल और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के साथ में, वो आप तक हम पहुँचा सके। नमस्कार, आदाब।